मैंने आपको एपीकल्चर के लिए, मैनेजमेंट के लिए दिया, हाँ, तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज यू विल डू इट, क्या क्या होना चाहिए क्राइटेरियाज आपका मैनेजमेंट के लिए फॉर बी कीपिंग और एपीकल्चर। यहाँ पे हमें कोई तो ऑर्किड की जरूरत पड़ेगी या फिर फार्म की जरूरत पड़ेगी। ऑर्किड का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रूट का गार्डन, हाँ, कोई फ्रूट का गार्डन हो या कोई फार्म हो, वहां पर हम अपना आर्टिफिशियल बी हाइव रख सकते हैं। क्यों हमें ये जगह की जरूरत है, बिकॉज वी नो दैट हनी बीज फीड ऑन द नेक्टर। तो फूल चाहिए, नेक्टर चाहिए, उसी से वो लोग हनी बनाएंगे। इसीलिए हम अपना जो आर्टिफिशियल हनी कोम है या हनी हाइव है, उसे कहाँ पर रखेंगे, कोई तो फ्रूट के बगीचे में रखेंगे या फिर फार्म में रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ दिस हाइव, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हनी एंड बी वैक्स। अब ये जो बी हाइव है, ये आर्टिफिशियली बना हुआ रहता ही है, तो हनी बीज को यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, दे जस्ट हैव टू कम एंड मेक दिस हनी, ठीक है। Now we know that for the honey there is a nutritive value as well as the medicinal values. Bee wax has been used for the production of cosmetics as well as the polishes. Now let us talk something about this honeybee. We know that the honeybees are the social animal. Social animals means they are living in group or colonies. In them there are three categories as a worker bee, queen bee and the drone bee. आप जब क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये लेसन पढ़ोगे, दैट टाइम यू विल बी लर्निंग दैट कि इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, प्लीज नोट डाउन करो। पार्थेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हनी बी के अंदर जो ड्रोन बी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो ड्रोन बी है वो पार्थेनोजेनेसिस से तैयार होता है। मतलब क्या, बिना फर्टिलाइजेशन के ये तैयार होता है। इज इट वेरी क्लियर? अभी इनके अंदर जो थ्री कैटेगरीज है, जो वर्कर बीज होती हैं दे आर फीमेल, क्वीन बी फीमेल है और ड्रोन जो है वो मेल बी होता है। इन सब के अंदर ड्रोन का काम क्या होता है, ओनली टू फर्टिलाइज द एग, ठीक है, और ये हैप्लॉइड होता है। जबकि क्वीन एंड वर्कर्स ये दोनों डिप्लॉइड होती है, मतलब इनके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जो वर्कर है वो फर्टिलाइजेशन से बनती है, मतलब जो एग को ड्रोन ने फर्टिलाइज किया है उससे ये वर्कर भी तैयार होती हैं। अब वर्कर के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वर्कर के अंदर कुछ बीज जो होती हैं वो लोग सोल्जर का काम करेंगी, हाँ, कुछ जो है वो नेक्टर लाने का काम करेंगी, कुछ जो है वो नर्सिंग का काम करेंगी और कुछ जो है वो फैनिंग का काम करेंगी। तो वर्कर्स के अंदर भी बहुत सारा कैटेगरीज होता है टू लुक आफ्टर द हनीकॉम्ब। What is the function of this queen bee? The function of queen bee is to lay eggs. ठीक है? And when we see about a honey comb पूरा देखेंगे तो उसके अंदर जो हम क्वीन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वीन को? बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। द क्वीन बी इज अ वेरी, सबसे मोटी रहती है और सबसे लंबी भी है, ठीक है। इन द फुल honeycomb she is the fattest one and the tallest bee, and therefore we can easily identify the queen bee. In a single honeycomb there is only one queen bee. Is that very clear? तो ये सारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया है about this honeybees. Now when we talk about the honeybees, मैंने आपको पहले भी बताया है कि again you have to divide your answer in 4 categories. So first you have written the definition. In this particular slide I have we don't have the species ka name. For that I will show you the textbook afterwards. So there are 4 species you have to learn with their common name also.
The four species which are very commonly seen in India are, they are Apis dorsata, which are commonly called as a rock bee or the wild bee. Next one is Apis floreae. Apis floreae, which is commonly called as a little bee. Third one is the Apis mellifera, which is commonly called as a European bee. And the fourth one is called as the Apis indica, which is commonly called as the Indian bee. So you can see on the screen also, the most common species which has been used is the Apis indica. But with that indica, Apis mellifera is also used for domestic purpose. ठीक है, तो हम जो एपिकल्चर करते हैं, हम कौन से बी का इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो आपको स्पीशीज का नाम याद रखना है. अगेन 4 to 5 years back there was a question for MCQ. जैसे अगर आपको मैंने बोल दिया एपिस इंडिका का कॉमन नेम क्या है, so many options was been given. So what is the Apis indica called as? Apis indica is called as a Indian bee. ठीक है. Next, also one question can also be asked that how honeybee shows polymorphism. ठीक है, what is my question? How honeybee shows polymorphism. ये सब आपको बोर्ड के क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्लीज नोट डाउन करो. So how they show polymorphism? Poly मतलब different, morpho means shape. So how they show polymorphism? Because in them there are 3 categories as worker bee, queen bee and drone bee. So this should be your answer. ठीक है, so मैंने आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स बताए. एक तो आपको कॉमन नेम याद रहना चाहिए, उसके 4 स्पीशीज के नाम याद रहने चाहिए आपको. और क्यों पॉलीमॉर्फिज्म है? क्योंकि उसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरीज है एज वर्कर, क्वीन एंड दी ड्रोन बी. ठीक है, फिर अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो अभी हमारा ये स्पीशीज वाला हेडिंग खत्म हुआ. नेक्स्ट हेडिंग में आपको क्या आना चाहिए? मैनेजमेंट. तो मैंने आपको बताया कि बी कीपिंग हम कहाँ पर करेंगे? कोई भी ऐसे एरिया में जहाँ पे क्रॉप है, जहाँ पे फार्म है, जहाँ पे फ्रूट के ऑर्किड्स हैं, या फिर जहाँ पे श्रब्स पाए जाते हैं. ठीक है, अच्छा, अब बी कीपिंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? तो बी कीपिंग के लिए आप देख सकते हो डायग्राम में, ऐसे छोटे छोटे आर्टिफिशियल बी हाइव्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है. दिस आर आर्टिफिशियली मेड बी हाइव्स. तो ये बी हाइव को हमें उसका क्लीनलीनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसको हैंडलिंग करते वक्त ग्लोव्स पहनना, ठीक है, या गम शूज पहनना, हाँ, और अच्छी तरह से बिना हनी बी को हार्म किए हमें ये हनी एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना होता है. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको टेक्स्ट बुक में एक आर्टिफिशियल बी हाइव का एक डायग्राम भी दिया गया है, आप वो बाद में चेक कर लेना. ठीक है, तो आपको किस किस चीजों का ध्यान देना है? आपको सिलेक्शन, लोकेशन बराबर होना चाहिए. फिर कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वैम्स, आपको अच्छे से वो स्वैम्स को लाना है, हाँ, उसका मैनेजमेंट करना है. ठीक है, उसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए. पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको देखना भी है कि वेदर द थिंग्स आर गोइंग प्रॉपरली और नॉट. क्लीनलीनेस ऑफ हाइव बॉक्सेस होना चाहिए. एक्टिविटीज ऑफ बीज and queens, you have to बार supervise the activities of bees and queens. There should be proper provisions for water also. So ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है for the heading management of beekeeping. Is that very clear? So again, just come back to the slide once again. So beekeeping can be practiced in any area which is having sufficient bee pastures of some wild shrubs, for orchids या फिर cultivated crops. Bee hive can be practiced in, किसी के भी हम अपने वरांदा में भी रख सकते हैं, पर अभी हमारे यहाँ पे ज्यादा हम क्या कहते हैं, पूरे ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे झाड़ बहुत कम है. तो अगर हम गांव में रहते हैं और हमारा बड़ा सा वरांदा है, तो हम वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पे आजू बाजू में बहुत फ्रूट के ऑर्किड्स हैं. ठीक है, so now what are the products now?
So again, just see important points for successful beekeeping. So knowledge and nature of habits of bees should be known. Selection of a suitable location. अभी मैंने आपको बताया कि suitable location क्या होना चाहिए, कोई भी fruit का बगीचा, cultivated crops कहीं पे भी. Catching and hiving of swarms. Swarms मतलब group of bees. Then management of beehives using during different seasons also. Yes, this is also a very important point. है ना, उनका मैनेजमेंट करना इन रेनी सीजन, इन समर सीजन एंड इन विंटर सीजन. हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्सेस आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द बी कीपिंग. नाउ हम बी कीपिंग के लिए हम एज अ पॉलिनेटर भी यूज करते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि bees are they are insect pollinator. They are been categorized as a entomophily. एंटोमोफिली का मतलब है दे आर द पार्ट ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर. मतलब जब वो नेक्टर लेने जाती हैं फूलों में से, तो पोलन ग्रेन्स उनके पैरों में चिपक जाता है, उनके लेग पार्ट्स में, थोरासिक लेग्स में चिपक जाता है. तो उससे क्या होता है कि दे आर एक्टिंग एज अ पॉलिनेटर ऑल्सो. for which plants they are acting as a pollinator? So they are acting as a pollinator for many of the crop species like sunflower, apple, pear, all this thing, brassica. Now, keeping beehive in crop fields increases the pollination efficiency and improves the yield also of that particular plant. तो हमें अच्छा pollination भी हो रहा है जहाँ पे हम रख रहे हैं ये beehive को, वहाँ पे अच्छी ये सारे प्लांट्स का अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पे pollination अच्छी तरह से हो रहा है. साथ में हमें हनी के प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, बी के प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं. तो आप लास्ट में हेडिंग में क्या डालोगे, उसके प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट्स में आप क्या लिखोगे कि बी कीपिंग इज bees are the pollinators also for the crop field of sunflower, mustard, safflower, chili, बहुत सारे हैं, cucumber, legumes, fruits like mango, apple, citrus fruit. So they increase the productivity as well as we can get many of the products like अभी हमने जो डिस्कस किया, honey है, wax है, then पोलन्स है, रॉयल जेलीज है. यस, व्हाट इज दिस रॉयल जेली? ये जो क्वीन बी होती है, दे आर बीन फेड बाय दिस रॉयल जेली. क्वीन सिर्फ रॉयल जेली खाती है. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच यू हैव टू लर्न इज अबाउट द फिशरीज. अभी फिशरीज का मतलब है सिर्फ फिश का रेयरिंग, कल्चरिंग नहीं. फिशरीज का मतलब है कि पानी में पाए जाने वाले जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सबका कल्चरिंग करना. यस, सो उसके अंदर फिश तो मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ प्रॉन्स हो गया, लॉबस्टर्स हो गए, ये सारे भी फिशरीज के अंदर ही आते हैं. सो फिशरी का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज अ इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश. फिर वो शेल फिश हो या कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स हो, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर या फिर ऑयस्टर. ठीक है. Now there are 3 categories of fishery. Please note down करो. फिशरीज में आपने पहले डेफिनेशन लिखा और फिर आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ फिशरी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. So there are 3 types of fishery. Note down करो. There are 3 types of fishery. Inland fishery, जिसको हम फ्रेश वाटर फिशरी भी बोलते हैं, marine fishery and estuarine fishery. Please note down inland fishery, marine fishery and estuarine fishery. Inland fishery का मतलब होता है fresh water fishery. मतलब जब हम फिशिंग कर रहे हैं, जब हम कैप्चरिंग ऑफ फिश कर रहे हैं फ्रॉम एनी ऑफ द फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स एंड रिवर, जब हम यहाँ से कैप्चर कर रहे हैं फिशेस को, तो उसको हम बोलेंगे इनलैंड फिशरी और अ फ्रेश वाटर फिशरी. एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दे आर कैटला, यस, रोहू एंड मृगला. कॉमन कार्प्स ऑल्सो, कार्प्स में कौन से आते हैं? मृगला आते हैं. यस, ओके. नाउ मरीन फिशरी. मरीन फिशरी का मतलब क्या होता है? सी वाटर फिशरी. Sea water fishery. So when we capture the fish from sea water, that type of fishery is called as a marine fishery.
वी नो दैट अपने इंडिया में तो कोस्टल लाइन कितना है, बहुत ज्यादा बड़ा है कोस्टल लाइन। तो वी आर हैविंग अबाउट 7,500 किलोमीटर लॉन्ग का कोस्टल लाइंस. So what are the common marine fishes? They are the, you can see on the screen once again, they are hilsa, sardine, mackerel, pomfrets. Okay, so now you can see the pictures of the same. You can see the catla, which is a freshwater fish. Yes, you can see rohu, again a freshwater fish. You can see pomfret, which is a marine fish. Marine fish. In your textbook, na, scientific names are also been given, so please note down that also. Next, hilsa, and these are the Indian carps. Carps में मैंने अभी आपको example बताया, मृगला is a carp. ठीक है? Now, one more fishery I've told you, which has not been seen in this slide, that is, I've told you about the Estuarine fishery. इश्वरी का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जहां पे समुद्र का पानी और नदी मिलती है. Yes, so estuary is a place where river meets the sea. It is a place where river meets the sea. तो वहां पे जो अगर वहां से हम फिश को कैप्चर करते हैं तो उसको हम कौन से हेडिंग में डालेंगे? इश्यूराइन फिशरी. Is that very clear? So the best example for estuary is the Sundarban, which is present in the West Bengal. Is that very clear? तो मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया? अभी मैंने फर्स्ट आपको फिशरी का डेफिनेशन बताया और उसके बाद I've told you about the 3 types of fishery. They are inland fishery, freshwater fisheries. मैंने आपको उसके examples बताए थे. I've told you the examples of rohu, catla and mrigala. Yes. And then about marine fishery means capturing the fish from sea water. Example कौन कौन से बताया मैंने? Bombay duck, sardine है, mackerel है, pomfret है. All these things are the examples for the marine fishery. Estuary का मतलब क्या बताया मैंने? Which are captured from estuary. Estuary का मतलब क्या बताया? It is a place where river meets the sea, and a best example for them is the Sundarban area in the West Bengal. Is that very clear to all of you? अच्छा, ये हो गया टाइप्स ऑफ फिशरी के बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स. अभी हम इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे? अगर हमें फिशरी करनी है, ठीक है, फिशरी प्रैक्टिस करनी है तो उसके मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक सुटेबल जगह खोजना पड़ेगा. यस, तो वी हैव टू सेलेक्ट अ साइट. उसके बाद हम क्या करेंगे? एक पॉन्ड खोदेंगे. यस, वहां पे पॉन्ड डिग करेंगे, इसको हम एक्सकावेशन बोलते हैं. एक्सकावेशन मींस एक पॉन्ड को डिग करेंगे. यस, अब वो पॉन्ड के अंदर वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें मोनोकल्चर करना है या फिर पॉलीकल्चर करना है. मोनोकल्चर का मतलब है सिर्फ एक ही स्पीशीज का कल्चरिंग करना, और पॉलीकल्चर का मतलब होता है मेनी स्पीशीज का एक साथ कल्चरिंग करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉन्ड एक्सकावेट किया और एक्सकावेट करने के बाद फॉर एग्जांपल रोहू का ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो मैं सिर्फ अगर रोहू फिश को ही कल्चरिंग करूंगी तो उसको मैं कौन सा हेडिंग बोलूंगी? मोनो कल्चरिंग. ठीक है. और अगर इफ आई एम डूइंग द कल्चरिंग ऑफ, समझो फॉर एग्जांपल रोहू भी कल्चरिंग कर रही हूँ, कैटला भी कर रही हूँ, हाँ, मृगला भी कर रही हूँ, तो इसको मैं कौन सा हेडिंग दूंगी? पॉलीकल्चरिंग दूंगी. So I hope you can understand the meaning difference between a monoculture and polyculture. ठीक है. अच्छा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि what I have to do, either mono or polyculture. Next is there are different types of tank. Yes, the first tank is called as the hatchery tanks. Please note down the terms. This is important for your board exam also. There are different types of tanks. Hatchery tank, ये सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है. हैचरी टैंक के बाद आता है नर्सरी टैंक, नर्सरी टैंक के बाद आता है रेयरिंग टैंक, और उसके बाद आता है स्टॉकिंग टैंक और दी पॉन्ड. अच्छा, हैचरी टैंक में क्या होता है? फिश मेटिंग करने के बाद जो एग्स ले करेंगे, यहाँ पे ये एग्स हैच करेंगे. नाउ व्हेन एग हैच होने के बाद उसमें से जो छोटे छोटे फ्राइज आएंगे, फ्राइज मतलब बहुत ही छोटे साइज के फिशेस को हम फ्राई बोलते हैं. They will be nursed in the nursery tank.
After that they will be shifted to the rearing tank where they will develop into fingerlings. Fry से fingerlings हो जाएंगे, means थोड़ी size और बड़ी हो जाएगी. Now rearing tank के बाद they are been again shifted to the stocking tank. Stocking tank में उनको उतना रखा जाएगा, उतने दिन तक रखा जाएगा जितना उनका मार्केट में डिमांड चलता है. मतलब अगर उनकी मार्केट में डिमांड और बहुत लंबी साइज की चलती है तो उनको उतना दिन ग्रो किया जाएगा, अगर छोटे साइज तक लगती है तो उतना दिन ग्रो किया जाएगा. सो स्टॉकिंग टैंक इज अ लास्ट टैंक, जितना उनका डिमांड होता है, जो साइज उसका मार्केट में ज्यादा डिमांडेबल है उतने साइज पे ही उसको वहां से सेल आउट किया जाता है. इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, तो ये हो गई कल्चरिंग की बात. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन की बात. तो अगेन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट ऑल्सो. सो नेक्स्ट हेडिंग कम्स इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस. अब प्रिजर्वेशन कैसे किया जाएगा? तो वेरी फर्स्ट मेथड इज द चिलिंग मेथड. चिलिंग मेथड मतलब फिशेस को एकदम ठंडे में रखा जाएगा. यस, -18 डिग्री सेल्सियस पे भी रखा जाता है. सो चिलिंग इज द मेथड इन विच दे आर बीन केप्ट इन फ्रीजर्स. अगेन फ्रीजिंग मेथड, सेम थिंग, चिलिंग मेथड, फ्रीजिंग मेथड. फ्रीज ड्राइंग मेथड, दिस इज समथिंग न्यू टू यू ऑल. फ्रीज ड्राइंग का मतलब है कि उनको फ्रीज किया जाएगा और तुरंत उनको ड्राई किया जाता है, so that there should not be any contamination with the bacterias. Next, the very old method which has been practiced is the sun drying method, मतलब धूप में सुखाया जाता है. Smoke drying method, smoke drying means नीचे से धुआं जलाया जाएगा और फिर ऊपर से ये मछलियों को टांगा जाता है, so that smoke से जो भी बैक्टीरियाज है वो किल हो जाएंगे. Salting method, again you must have seen this practice which has been done by all the जो मच्छी वाली लोग रहते हैं, मच्छी वाले लोग रहते हैं, they are doing this practice. Salting method, salt में उनको preserve किया जाता है fishes को. Yes, and the last method is called as a canning method. उनको can किया जाता है या tin किया जाता है. Is that very clear to all of you? So again board exam में आपको preservation के types पूछे जा सकते हैं. No doubt आपको explain नहीं करना है types. Types तो मैंने आपको explain करके दिया है. You don't have to explain in the board exam. सिर्फ आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि name any 2 types of preservation for fisheries. So you can write down any name as chilling, or you can write down freezing, you can write down freeze drying, sun drying, smoke drying, salting and canning. So इनमें से कोई भी 2 या 4 नाम आप याद कर सकते हो. Is that very clear? Now, fisheries has been said to be the blue revolution because you can see now on the screen, this is the flourishing industry. The development and flourishing of fishery industry is called as a blue revolution. Now, if we talk about all the industries today, the fishery is a flourishing and money-making industry today. Why? Because the products are unlimited. How the products are unlimited? Let us discuss that also in short. So when I talk about the products and the byproducts, the very first thing is fish is been used as a food. है ना? So it is a source of vitamins, it is a source of proteins. ये तो हमें पता ही है. So very first thing is it is used as food. Second thing, some of the fish से हम oil obtain करते हैं. जैसे कि cod liver oil हो गया. ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ. जैसे कि cod liver oil हो गया, we are obtaining from the cod fish which is very rich in vitamin A. So fish oil हो गया. Fish as a fertilizers, या फिर जिसको हम गुआनो भी बोल सकते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया है फिश गुआनो. हाँ, गुआनो का मतलब होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स विच आर मेड फ्रॉम द फिशेस. यस, जो मर जाती हैं फिशेस, हाँ, जो खराब हो गई फिशेस हैं, उसको हम एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्लांट लाइक टोबैको एंड टी. उसके लिए it is a very good fertilizer. There is one more term which has been given in your textbook as fish glue. Yes,
फिश से हम बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ग्लू बना सकते हैं फ्रॉम देयर आइदर बाय देयर बोन्स और बाय स्किन्स और बाय देयर फिन्स। ठीक है, हम ये फिश ग्लू ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली वन मोर टर्म इज गिवन एज इस इन ग्लास। ठीक है, is in glass is a gelatin like substance which has been obtained from the fishes to and which has been used for making jellies and glue also. ठीक है, it is also used in the purification of wine. Is in glass is also used in the purification of wines. No doubt we are using the byproducts which are being used in paints, soap, ऑयल, मेडिसिन, यहाँ पे भी हम ये फिश के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि हम प्योरली वेजिटेरियन है, because fish products we are using in the form of soap, we are using in the form of oil, or some of the medicines also contain the fish का material, fish materials. ठीक है, now when we talk about prawns and lobsters, they are getting a good economy. ठीक है, मार्केट वैल्यूज का बहुत ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो प्रॉन्स एंड लॉबस्टर से हमें बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दी, जैसे मैंने अभी आपको ऑयस्टर भी बताया, बेबी ऑयस्टर्स आर बीन प्रिफर्ड इन फॉरेन कंट्रीज. सो lobsters, prawns and baby oysters are being exported to different countries. Again, that also gives a very good money opportunity. So it gives a job and it is giving a self-employment for many of the people. So now just come back once again to the screen. So fisheries has a very important role in Indian economy. It is providing income and employment for millions of fishermen and farmers. Aquaculture and pisciculture are the technique to increase the production of aquatic plants and the animals. Is that very clear to all of you? ठीक है, so we have learned fisheries also. Fisheries में first we have seen the definition, then we have seen the types of fishery, then we have seen the management. In management, I have taught you about different types of tanks. With that, I have discussed about the monoculturing and polyculturing. Then we have discussed about the preservation techniques, and the last we have discussed about the products and the byproducts. Is that very clear to all of you? Now I just wanted you all to share my textbook, okay, to make you understand about the two culturing, that is a sericulture and the lac culture. Just a minute beta. Okay, I hope you can see the textbook on the screen. So you can see here beehive, ये भी हमने डिस्कस किया. ठीक है, you can see over here in the you can see the cursor. I've told you about all these 4 different types of bee species. ठीक है, then here देखो यहाँ पे लिखा है Apis mellifera and Indica is suitable, which has been used. We have discussed about the polymorphism. Here you can see the artificial beehive का diagram. No doubt that diagram is not so important for you all to draw. Then we have discussed about the fishery. You can see the photos of rohu, mrigla, all these things. ठीक है, yes. Now let us move on to the next part, which we are going to learn is sericulture and lac culture. Sericulture का मतलब क्या होता है? It is a applied branch of zoology in which what we are going to do, we are going to rear the silkworm. ठीक है, अब ये silkworm actually है क्या? It is the silk moth. What is moth? As I've told you last year also, moth और butterfly में क्या difference होता है? Moths are nocturnal.
ठीक है. They are having a very big size of abdomen, and during resting condition they will spread up their wings. So this is how we can identify a moth. So sericulture का मतलब है rearing of silkworm to obtain what? To obtain silk. Okay. Now for farming of silk, yes, it involves scientific knowledge for rearing and development. No doubt it can be started with a very less investment and with a very small space. क्यों? Less investment और small space क्यों क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें सिर्फ झाड़ की जरूरत है. कौन से झाड़ की जरूरत है? मलबरी ट्री की जरूरत है. और लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई मशीन नहीं लगानी है, हमें कोई कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सुपरविजन करना है. इसीलिए लेस इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल स्पेस में भी ये किया जा सकता है. इट इज द ओल्डेस्ट बिजनेस एंड एनी डिसेबल्ड पर्सन कैन ऑल्सो हैंडल इट बिकॉज ओनली सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. सो कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है या हैंडीकैप पर्सन भी ये आसानी से कर सकता है. Now let us see the life cycle of this. Now this diagram is important. Now for y'all to draw, homework is to draw the life cycle of silk moth. Now we know that this silk moth, they reside on the mulberry tree, mostly on the mulberry tree. Now this female will give egg. She is a voracious eater of this mulberry leaf. मतलब ये जो फीमेल है वो बहुत तेजी से ये मलबरी के लीफ को खाती है. अच्छा, after eating she will after residing on the tree she will lay eggs on the leaf. You can see the diagram. The female is laying egg on the, she has laid eggs on the leaf. After some time this egg will hatch and they will form the caterpillars. Now for the protection of their own body, अब ये कैटरपिलर जो है अभी क्योंकि झाड़ पे विजिबल है तो क्या होता है, वो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए अपने माउथ से एक सिक्रीशन निकालता है और वो सिक्रीशन के कारण जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो थ्रेड बन जाता है. और वो थ्रेड किस चीज की होती है? सिल्क का थ्रेड होता है. तो ये जो कैटरपिलर है ना वो अपने आप को लपेट लेता है ये सिल्क के थ्रेड में. Yes, caterpillar will become pupa and this pupa will wrap itself in this silk ka thread. तो ये जो pupa है inside this silk का thread, together we call it as a cocoon. ठीक है. अब ये जब pupa अंदर का mature होगा, पूरी तरह से बढ़ जाएगा, तब ये cocoon को burst करेगा, break करेगा and it will fly away in the form of a moth. Is that very clear? So this is nothing but a normal life cycle of a silk moth. What we are doing, we are obtaining this cocoon. उसको moth बनने ही नहीं देंगे, वो cocoon को निकालेंगे और cocoon को हम गर्म पानी में डालेंगे and we will obtain this silk का threads. ठीक है? So this is how it has been practiced. Now best silk which we is very costly is the mulberry silk. क्यों? वो कहाँ से obtain किया जाता है? It is obtained from the silkworm, that is the name of the silkworm is Bombyx moran. तो mulberry silk is the highest rated silk. Next number पे आता है tussar silk और third number पे आता है airy silk which is of inferior quality. But आजकल तो artificial silk भी बनते हैं. ठीक है? Now this is what I've told you. अभी इसके management में हमें करना क्या है? तो we have to have a look on the mulberry का tree. किस चीज के लिए ध्यान देना है? कि वो झाड़ को कोई भी एंट का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ, या फिर क्रो या बर्ड्स आके उसको खा जाना नहीं चाहिए, ना तो वो प्यूपा को या कैटरपिलर को खा जाएंगे तो फिर सब नुकसान हो जाएगा. तो we have to keep an eye on the birds, we have to keep an eye on the crow. With that we have to keep an eye on the protozoan or any of the viral or the fungal infection to the tree. Is that very clear? So the management is very simple and therefore any of the disabled person can also manage it, or a handicapped person can also manage it properly. Is that very clear to all of you? So this is what was about the silkworm. ठीक है? Next जो आपको पढ़ना है, that is a lap culture now.
लैक हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम अ इंसेक्ट, एंड दिस इंसेक्ट इज अ नेटिव इंसेक्ट टू इंडिया, मतलब ये इंडिया में ही पाया जाता है इंसेक्ट। ये इंसेक्ट का नाम याद रखना जरूरी है, दैट इज द ट्रेकार्डिया लैका। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसेक्ट? ट्रेकार्डिया लैका। अगेन इट इज अ colonial insect. It produces a resin-like substance, a liquid-like substance from the dermal. Who produces this resin-like substance? Female produces from its dermal gland. Dermal means उसका skin, जो ऊपर का epidermis है, वहां से वो secrete करती है resin-like substance. ये जो रेजिन के लिए जैसा सब्सटेंस है, जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है, विच इज फॉर्मिंग द लैक. इज दैट वेरी क्लियर? तो जो फीमेल लैक इंसेक्ट है, यस, वो रेजिन लाइक सब्सटेंस बनाती है. ये कहाँ से निकलता है रेजिन लाइक सब्सटेंस? उसके डर्मल ग्लैंड से निकलता है. ये जो रेजिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो लैक बन जाता है, हार्ड हो जाता है और वो लैक बन जाता है. अच्छा, अब ये इंसेक्ट रहता कहाँ पर है? कौन से प्लांट को प्रिफर करता है ये? तो दे आर प्रिफरिंग द बेर का प्लांट, पीपल का प्लांट, पलास, कुसुम या फिर बबुल का प्लांट. ठीक है. नाउ लेट अस हैव अ लुक इन ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द लैक इंसेक्ट. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. द मेल एंड फीमेल विल फर्टिलाइज, they will lay the eggs. What will happen? After laying, the egg will hatch. Yes, the larvae will come out. The larvae will develop into pupa. हाँ, pupa में से again both of them will come out, male and female. But female का see the problem is she shows metamorphosis. Metamorphosis का मतलब है there is a drastic difference between the adult and the larval condition. You can see that the male has attained a full formed shape, है ना, विंग्स दिख रहे हैं, लेग्स दिख रहे हैं, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है. फीमेल इज अंडर द मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. एंड द मेल हैज कंप्लीटेड द मेटामॉर्फोसिस, मेल ने कंप्लीट कर लिया है. एंड आफ्टर दैट अगेन दे विल फर्टिलाइज एंड द साइकिल विल गो ऑन लाइक दिस. ठीक है. नाउ वेयर वी यूज इज लैक, दैट इज अ क्वेश्चन. So lac has been, what is lac? So lac is a complex substance with sugar, water, minerals and alkaline substances. जो नेचुरल लैक रहता है, क्योंकि वो झाड़ पे रहता है तो वो कंटामिनेटेड रहता है. जब उसको प्यूरिफाई करते हैं, हम फिल्टर करते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है शेलैक. सो अगेन दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. Shellac is a pure form of lac which is obtained by washing and filtering. And we know that अभी मैंने आपको बताया lac is a native of India, means lac insect is a native of India and shares about 85% of total production worldwide. लैक कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फॉर मेकिंग बैंगल्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, टॉयज, वुडवर्क, इंक्स, मिरर्स. इज दैट वेरी क्लियर? Then it is also used for plant breeding में, plant tissue culture में inoculation के लिए मदद में आता है ये. Yes, then it is also used in schools and colleges for sealing. आपके जो भी बोर्ड के पेपर्स होते हैं, yes, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जहां पे भी सीलिंग का काम होता है तो वो हमेशा लैक से किया जाता है. Yes, why lac is used for sealing purpose? The very important thing about the lac is कि अगर हमने उसको थोड़ा भी उसके साथ छेड़छाड़ी की तो वो तुरंत टूट जाता है. तो सीलिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपने वो जो 3 इडियट्स में देखा है कि वो आराम से आसानी से उसको लैक को निकाल लेता है, तो वैसा होता नहीं है सच में. लैक ऐसे खुल नहीं पाता. लैक से अगर हमने सील किया तो ऐसे जल्दी से खुलेगा नहीं, और अगर उसको किसी ने खोलना चाहा तो पेपर फट जाएगा, पर लैक नहीं, ऐसा निकलता नहीं है, और ऊपर से उसमें क्रैक भी आ जाते हैं. सो इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल टू यूज दिस लैक फॉर सीलिंग. फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेस लैक इज बीन यूज्ड फॉर सीलिंग. एनी डॉक्यूमेंट्स को सील करने के लिए हम लैक का इस्तेमाल करते हैं. Is that very clear to all of you? So this was all about the lac culture also. We have finished with the part of animal husbandry of this particular lesson. ठीक है. Now homework for y'all is, please note down the homework.
आपको जैसे आपने अभी तक ये लिखा वैसे आपको एपीकल्चर का भी लिखना है इन हेडिंग्स लाइक डेफिनेशन, उसके टाइप्स, हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में और पॉलिनेशन के बारे में। वैसे ही आपको फिशरीज में क्या क्या लिखना है, प्लीज नोट डाउन। इन फिशरीज ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द definition, types of fishery, then you have to write down about the management, different types of tanks, preservation method, and the products. For sericulture, you have to draw the diagram of life cycle of silk moth, and for lac culture again you have to draw the diagram of life cycle of lac insect. With that you have to write down the notes also for sericulture as well as for the lac culture. Okay, I hope all of you have understood whatever I've told you. सबको समझ में आ गया है? Anyone is having any sort of doubt, you can unmute yourself and ask me. And somebody asked me yesterday, अच्छा बोलो, anybody is having doubt? Please unmute yourself and ask me. Anyone? हेलो मैम। हाँ बोलो बच्चा, कौन बोल रहे हो? कईजान। कईजान, हाँ बोलो। मैम कल आपने वो लिस्ट की बोला था ना कि लिस्ट हाँ हाँ, दोगे। मैं वही उसी के बारे में डिस्कस कर रही थी हाँ बेटा। बस वही। अच्छा हाँ, हाउ इज म्यूल फॉर्म जो आपने कल बताया था वेरी करेक्टली, इट इज अ मेटिंग बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, करेक्ट है? यस यस मैम। प्लीज नोट डाउन कर लो, वो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से हमें म्यूल मिलता है। Whereas अगर हमने मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का मेटिंग कराया, मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी के साथ मेटिंग कराया, तो हमें हाइना मिलता है, हाइनीज। हाइनीज बोल सकते हो आप या फिर हाइना बोल सकते हो, हाइनीज और हाइनाज, ठीक है? उन लोग में, हाँ हाइनीज, HINNIES, हाइनीज। तो उन लोग में ज्यादा फर्क नहीं होता है, म्यूल्स एंड हाइनीज में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है? हाइनीज आर हैविंग द बॉडी ऑफ ए डोंकी और बाकी के एक्सट्रीमिटीज उनके हॉर्स के जैसे होते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, डोंकी मेयर यूज किया है। इज दैट वेरी क्लियर? एंड हाइनीज आर जनरली, वाइल्ड है ना, वाइल्ड एनिमल है ना। हाँ यस, हाइनीज आर जनरली स्मॉलर देन म्यूल्स। हाइनीज की मैं बात, हाइना नहीं बोल रही हूँ बेटा मैं, आप हाइना अलग समझ रहे हो, HYNEA नहीं बोला है मैंने, वो हाइना नहीं, मैंने हाइनीज बोला, HINNIES। एक काम करो, आज आप गूगल पे जाके इसका फोटो देख लो तो आपको समझ जाएगा, HINNIES, ठीक है? वो जो आप हाइना बोल रहे हो वो तो डॉग के जैसा दिखता है, वो नहीं। इज इट वेरी क्लियर? तो हाइनीज आर जनरली स्मॉलर देन दी म्यूल्स, म्यूल से थोड़े स्मॉलर ही होते हैं वो लोग, और दिखने में काफी बहुत सिमिलर ही दिखते हैं, मींस ऑलमोस्ट लाइक म्यूल ही दिखते हैं, ठीक है? इज इट वेरी क्लियर बेटा? एनीबडी इज हैविंग एनी अदर डाउट? आप लोग को आज आपका मयूरेश लाइट आई बेटा? मयूरेश लाइट आई बच्चा, कि अभी तक बिना लाइट में ही सुन रहे हो लेक्चर? यस, सब एकदम सब शांत हो गए, इतना शांति क्लास में? मिस वो नहीं है। अच्छा, गायब ही हो गया? अच्छा, लाइट नहीं थी तो मे बी उसका फोन चार्ज नहीं होगा शायद। ओके, नहीं मैम, वो गाँव गए हैं ना। तो गांव गया तो क्या हो गया, गांव से ही लेक्चर सुनता है ना? नहीं मैम, लाइट नहीं रहता ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो फोन चार्ज नहीं कर पाया क्या? ठीक है, और प्लीज आप लोग टेक्स्ट बुक खरीद लो, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग ज्यादा मोबाइल पे ही मत पढ़ा करो, टेक्स्ट बुक खरीद लो, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू ऑल। उस दिन कई जान ने बताया था ना कहाँ पे मिलता है, चेतन बुक डेपो बताया था उसने कुछ, तो प्लीज गो एंड गेट इट। आई नो बेटा लॉकडाउन है, बट आई थिंक सो नेसेसरी चीजें तो मिल रही है, आई डोंट नो अबाउट बुक स्टोर्स।
अभी लॉकडाउन लगा ना, उसके पहले तो लॉकडाउन नहीं था। ओके, व्हाटएवर। तो आपको होमवर्क आपको सबको समझ में आ गया है। एनीबॉडी इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, प्लीज आस्क मी। एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद यही लेसन में सी, यू हैव टू लर्न अबाउट द माइक्रोब्स। आपको माइक्रोब्स पढ़ना है और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है। तो देखो इसके ऊपर का पार्ट जो है, ये 3 पार्ट में ये लेसन है। तो फर्स्ट वाला पार्ट इज प्लांट ब्रीडिंग, सेकेंड वाला पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, और जो थर्ड पार्ट है लेसन का वो है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल बी लर्निंग अबाउट प्लांट ब्रीडिंग, कि प्लांट का हम कैसे ब्रीडिंग करते हैं, जिससे कि जैसे हमने MOET पढ़ा ना बेटा एनिमल्स में, कि हम एक ही बार में बहुत सारे एनिमल्स डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस MOET टेक्निक। वैसे प्लांट ब्रीडिंग से, जैसे कोई ऐसा कोई प्लांट है जिसका, लेट अस से अबाउट द मैंगो, ऐसा मैंगो का प्लांट है जिसका मैंगो बहुत ज्यादा स्वीट है, हाँ, और उसमें पल्प ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम वो प्लांट का अगर मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो उसकी प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग मतलब हम टिश्यू में, मतलब व्हाट टू से, टेस्ट ट्यूब के अंदर वी कैन डेवलप मोर एंड मोर ऑफ दिस प्लांट्स इन वन प्लांट ड्यूरेशन, मीन्स एक ही उसके लाइफ साइकिल में, एक लाइफ साइकिल में हम वैसे तरीके के बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये टेक्निक को हम बोलेंगे प्लांट ब्रीडिंग। ओके, ये भी क्यों किया जाता है, अगेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। और क्यों फूड प्रोडक्शन इतना जरूरी हो गया आजकल, बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन के वजह से ये अलग अलग टेक्निक्स को डेवलप किया जा रहा है, फिर वो एनिमल हस्बेंड्री में हो या फिर प्लांट ब्रीडिंग में हो। और फिर लास्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स। ठीक है, सो आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, किसी को कुछ डाउट है बेटा तो यू कैन आस्क मी। एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी लर्निंग अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है।